Assalamualaikum everyone. Welcome to today's session. We will have a series of session in this particular module. We'll share the slides as soon as these are ready from my side. I am trying to make it simple with more examples and also uh, taking up important aspects so that we are able to discuss things specifically but also easy to understand. So I'll be sharing these slides most likely tonight. Um, Meanwhile, we continue to discuss various aspects of this topic, which is the phenomena of sustainable supply chain management. We're looking at sustainability in one of the major areas related to मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न स्पेसिफिकली, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है सप्लाई चेन का, जो उनका की ऑपरेशन बनता है, कोर ऑपरेशन बनता है, हम उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी को देख रहे हैं। और लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं सप्लाई चेन में, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी खास तौर पर उसका फोकस रहे सप्लाई चेन के हर एरिया से रिलेटेड, यानी जो सोर्सिंग है सप्लायर से, प्रोक्योरमेंट विच इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेंडर्स सप्लायर्स, और फिर रॉ मटेरियल बाइंग फ्रॉम दी वेंडर, फिर उसकी मूवमेंट टुवर्ड्स योर वेयर हाउसेस एंड देन टू योर मैन्युफैक्चरिंग, फिर मैन्युफैक्चर गुड्स का बनना, फिर उनका इन्वेंटरी सोर्स में जाना, फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन या शिपमेंट होना, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होना जिसको कहते हैं, और फिर उनका रिटेल शॉप्स तक पहुंचना और फिर कंज्यूमर तक जाना। हम इन सारे प्रोसेसेस में फोकस कर रहे हैं, करना चाहिए कि हम सस्टेनेबिलिटी को टॉप प्रायोरिटी दें, यानी हम पोल्यूशन को मिनिमाइज करें, वेस्ट को कम से कम करें, कार्बन इमिशन को कम से कम करें, और हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। उनकी कंजम्पशन जैसे देख रहे हैं, कंजम्पशन यूजेज, उसके मतलब भी गाइडलाइन दें यूजर्स को कि वो एक सेफ तरीके से कंज्यूम, ताकि बाद में वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे कास्ट ना करे। इस लिहाज से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को ओवरऑल सप्लाई चेन के वेरियस एस्पेक्ट्स के हवाले से। तो मल्टीपल इनसाइट्स मिल रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काफी सालों से कोशिश कर रही हैं कि जो प्रेशर है उनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से, कंज्यूमर्स की तरफ से, मीडिया की तरफ से, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स की तरफ से, कि उसकी लाइट में वो अपने सप्लाई चेन के प्रोसेसेस को रीफाइन करें, रीडिजाइन करें, और कोशिश करें कि अपना एक इमेज बिल्डअप कर सकें कि वो सप्लाई चेन की केयर कर रहे हैं। ऐसे मौके पर एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक बनता है। मेरा ख्याल था कि आपके पास रीडिंग के लिए मटेरियल होना चाहिए, स्पेशली पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज सस्टेनेबल सप्लाई चेन एंड व्हाट आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट, तो आपके पास कुछ ना कुछ रिटर्न रिसोर्स होना चाहिए। तो इस लिहाज से मैं आपके लिए एक ब्लॉग लाया हूँ, एक राइटअप लाया हूँ, जो कि वर्ल्ड लीडिंग कंप्यूटर जाइंट IBM की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल ब्लॉग्स अवेलेबल एट दिस वेबसाइट, उनके टॉपिक वाइज आप सर्च कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर टॉपिक के हवाले से यहाँ डिस्कशन हुई हुई है, लेकिन देख रहे हैं कि सस्टेनेबल सप्लाई चेन उनके लिए एक इम्पोर्टेंट एरिया है।
और जब आप इस ब्लॉक को रीड करेंगे तो इट स्टार्ट विद वेरी बेसिक, व्हाट इज सस्टेनेबल सप्लाई चेन है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसमें काफी रिटन मटेरियल मिलेगा और बड़ा कन्फाइंड और समरी मटेरियल मिलेगा, जिससे आपकी पेपर के वाले से बिल्डअप अच्छी होगी। खास तौर पर ये वाला टॉपिक अच्छा है, स्पेसिफिक एरियाज बताता है, जिसको कह रहे हैं सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, दैट इज practices ideally the company should adopt, or companies or industry should adopt, so that they be able to convert their regular traditional supply chain into sustainable supply chains। यानी हम रेगुलर और ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस कैसे बना सकते हैं, उस हवाले से काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे पिन पॉइंट आइडियाज प्रेजेंट किए हैं। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द रूट्स where the process starts, or it holds key area of the supplier selection। आप देख रहे हैं वेंडर सिलेक्शन से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि जो सप्लाई साइड है, जब आपके पास रॉ मटेरियल आ रहा है तो आप कोशिश करते हैं जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को एसोसिएट करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए। वो कह रहा है बी केयरफुल, चूज सप्लायर्स कंपनीज दैट आर सस्टेनेबल फोकस्ड हैं, यानी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बेहतर होनी चाहिए। आप सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाएं, जैसे वो कह रहे हैं, और ऐसे इंडिकेटर्स, मैयर्स, आइडियाज अपने सप्लायर्स को गाइड करें, समझाएं या उन पर उनकी स्क्रूटनी करें। दिस इज नॉट इजी, देखने में कितना आसान है लेकिन असल में ये बहुत कॉल है। जनरली ट्रेडिशनली मैं इस पे बहुत देर बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, इन पे जाना है। मैं सिर्फ इतना कमेंट करता हूँ कि ट्रेडिशनली आप जब सप्लायर की सिलेक्शन करते थे अपनी सप्लाई चेन में, वेंडर सिलेक्शन, तो आपका जो प्रोफाउंड फोकस था दैट वाज टू कट कॉस्ट। जनरली आप कोशिश करते थे कि अपने सप्लायर से चीप मटेरियल ले सकें। जनरली जब हम इकोनॉमिक्स को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की फिलॉसफी को स्टेक होल्डर की बजाय स्टॉक होल्डर इंटरेस्ट को सामने रखते थे, तो हमारी कोशिश होती थी कि हम चीप रॉ मटेरियल बाय कर सकें, कभी उनमें कंपटीशन के थ्रू, कभी उनमें बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू, कभी हम स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस के थ्रू, या बेटर रिलेशनशिप्स के थ्रू उनसे हम चीप प्रोडक्ट्स लेते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि वर्ल्ड वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ क्वालिटी फोकस है, तो फिर आपने देखा कि प्रोडक्ट क्वालिटी, सुप्रीम प्रोडक्ट क्वालिटी बट इन रीजनेबल प्राइस, इस पे शिफ्ट हो गया फोकस। हम फोकस करते थे कि चीपर प्रोडक्ट्स भी हों और क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी हों। अगेन ये एफिशिएंसी और इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट था। बट अब आप देख रहे हैं कि सप्लायर सिलेक्शन में चीप प्रोडक्ट भी लेने हैं, क्वालिटी भी फोकस करना है, बट एनवायरमेंटल फोकस भी आ रहा है। ये सस्टेनेबिलिटी बिकम्स एन इम्पोर्टेंट फोकस। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे वेंडर के साथ काम करें जो पहले से ही ट्रेंड हों उन गाइडलाइंस के हिसाब से जो कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस ने प्लेस की हैं, ये कंज्यूमर डिमांड्स ने प्लेस की हैं, या फिर रीजनल या इंडस्ट्रियल लेवल कंसोर्शियम्स ने बताई हैं, प्लेटफॉर्म्स ने गाइड की हैं, जिन पर हम अभी नेक्स्ट सेशन में बात भी करेंगे। वो लेजिस्लेशंस हैं जिनमें फोकस पोल्यूशन को रिड्यूस करने का है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्लाइड से निकलता हूँ और इस ब्लॉग की थोड़ी सी डिटेल इसलिए बताता हूँ कि दिस इज यूजफुल है। इसमें काफी सारे अच्छी आइटम्स नजर आ रहे हैं, और अगर हम यहाँ डिस्कस कर लें तो आप शायद वीडियो देखने के बाद ब्लॉग में जाकर इसका लिंक मौजूद है ऊपर, इसको पढ़ सकते हैं पेपर के एस्पेक्ट से। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात हो गई कि ये आइटम पेपर आइटम है, मीन्स के पेपर में आने के चांसेस ब्राइटर हैं। आ जाएगा नहीं आएगा ये तो इन पे डिसाइड होगा, लेकिन जब इतने इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज इंटीग्रेट किए जाएं किसी टॉपिक के साथ,
तो लॉजिकल है कि उसके पेपर में आने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। अच्छा, पहले था वेंडर सिलेक्शन ऐसे की जाए, फिर कह रहा है रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स, यानी कार्बन एमिशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, उनको कम किया जाए। दिस इज ड्यूरिंग शिपमेंट्स, दिस इज ड्यूरिंग द रूट्स, रूट मैनेजमेंट। आपको याद होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यूपीएस की तरफ से, ताकि वो रूट मैक्सिमाइज कर सके, मिनिमाइज कर सके और कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सके। या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, उसका इस्तेमाल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ड्यूरिंग वेयर हाउसिंग, ड्यूरिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कार्बन एमिशंस को स्टॉप किया जाए। सस्टेनेबल सप्लाई चेन में जो बिगेस्ट फोकस नजर आएगा आपको, वो रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स है, यानी कार्बन की एमिशन को मिनिमाइज करना है। इस वाले से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सस्टेनेबल सप्लाई चेन बनता है, बट नॉट रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर्स लाइक वेस्ट मैनेजमेंट। हमने सिंगापुर के हवाले से भी देखा, लेकिन हम कंपनीज के ऊपर फोकस देख रहे हैं जो पैकेजिंग में, अ, अपने रॉ मटेरियल यूजेज में, अपनी डिस्पोजल में, यानी जो ऐसे आइटम जिनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, उस हवाले से कोशिश करें या करनी चाहिए कि वेस्ट को कम करें। अच्छा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ब्लफ करती हैं, झूठ बोलती हैं। सरफेस पे क्या होता है, इन डेप्थ में क्या होता है, आपने इसको ग्रीन वॉशिंग के कॉन्सेप्ट के तौर पर देखा था। तो हम देख रहे हैं कि विजिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की कॉल है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ग्रीन एक्टिविटीज करती हैं, सस्टेनेबल एक्टिविटीज करती हैं, फिर उनको चाहिए कि पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी करें, ताकि कंज्यूमर्स एस कर सकें, स्टेक होल्डर्स या गवर्नमेंट भी वैल्यूएट कर सकें कि जेन्युइन एफर्ट हो रही हैं या नहीं हो रही, ताकि उनका कंपनी पर, इंडस्ट्रीज पर ट्रस्ट बिल्डअप हो सके। तो हम सप्लाई चेन के वाले से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देखते जा रहे हैं। दो और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कॉमन सेंस के जा रहे हैं कि इट इज ना स्टैंड अलोन एफर्ट नहीं हो सकती। आगे हमारे भी हैंड आउट्स में आ रहा है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के दरमियान कोलैबोरेशन की जरूरत है, खास तौर पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, the MNCs, multinational corporations, okay, one of the biggest supply lines of the world मैनेज करती हैं, और उसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशन और इश्यूज का सामना भी करती हैं बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स एंड इश्यूज जो कि हैं। इस हवाले से देयर इज अ कॉल फॉर कोलैबोरेशन, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो कोलैबोरेटिव एफर्ट करें। बड़ी कॉमन सेंस की राइट अप किया उसने। फाइनली बट नॉट द लीस्ट, यानी सस्टेनेबिलिटी शुड बी दी हॉटेस्ट टॉपिक ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं दी कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जितनी भी बातें हमने इस कोर्स में इससे पहले भी पढ़ी इन्वायरमेंटल कंसर्न के हवाले से, इसमें से कुछ ना कुछ ग्लिम्पसेस हमारे जहन में रहेंगे। इवेंचुअली जब हम ग्रेजुएट कर जाएंगे या किसी कंपनी का इंटीग्रल पार्ट बन जाएंगे, या तो हम एज अ ग्रेजुएट एफर्ट कर रहे होंगे इन्वायरमेंटल कंसर्न के हवाले से अपने लेवल पर, वहां अगर ऐसा कोई सिस्टम ना हो तो हम खुद अपने लेवल पर कोशिश कर रहे होंगे सेल्फ मोटिवेशन के बेस पे, या फिर इवेंचुअली हम किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन एमएनसीज का पार्ट होंगे वेयर दिस विल बी अ ग्रेटर फोकस है विदाउट अ शेड ऑफ अ डाउट। पहले से वहां पर ऐसी मूवमेंट चल रही होगी जिसमें आपसे रिक्वायर होगा कि आप उसके साथ फौरन अटैच हो सकें। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है। सो देयरफॉर कॉल्स फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है। तो ये आर्टिकल बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छे वेज में ना सिर्फ सप्लाई चेन, सस्टेनेबल सप्लाई चेन की बेसिक्स बताता है, बल्कि आपको गाइड करता है कि कौन सी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना चाहिए या होनी चाहिए। और आखिर में हमने जो कि फाइनल मॉड्यूल पढ़ना है इवेंचुअली, माय बैकग्राउंड ऑल पीपल नो इज इन नॉलेज मैनेजमेंट है। आई गॉट अ
MS इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। मेरी पर्सनल राय के लिहाज से ऑलरेडी वी आर इन renewed wave of technology adoption, usage, and specific information technologies। यानी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक रिफ्रेश वेव का सामना कर रहे हैं। यानी बीच में हमें लगता था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से दुनिया को चेंज नहीं करेगी, बट अब तो हम बिल्कुल कंफर्म हो गए हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द लेटेस्ट वेव्स, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि यहाँ आपको टॉपिक बता रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एडवांस लेवल मशीन लर्निंग, ये सारी हमारे हर हर इंडस्ट्री और बिजनेस एरियाज में एक रिन्यूड फोकस के साथ आ गई है। यानी इनकी इंपॉर्टेंस पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। मैं 2003 और 4 में कंफर्म था, अपने इनिशियल टीचिंग ईयर्स में गाइड कर रहा था कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वेव, जिसको आप समझते हैं कि फेड हो गई है, ये फेड, the time will come that it will become one of the most important driving force for innovation, product designing, or even selling in anything है, और even customer management है। आप देख रहे हैं कि वो aspects मौजूद हैं। This is also very good where the technological company like IBM is guiding people that the sustainability in businesses will be enabled by technology। यानी टेक्नोलॉजी से enable होगी और हो रही है। हम उसके केसेस पढ़ रहे हैं। तो ये futurist opinion है कि technology will help accelerate sustainability goals in business operations, specifically in supply chain management। तो एक आर्टिकल बड़े अच्छे तरीके से समराइज करता है पूरे आइडिया को, जिसको हम इवेंचुअली अपनी हैंड आउट्स में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक अच्छा आइडिया है बिकॉज स्टूडेंट्स नीड टू रीड समथिंग। उन्होंने अपनी जब तैयारी करनी होती है पेपर की, तो उन्होंने कुछ राइट अप या रीड अप मिल जाए तो उनके लिए आसान हो जाता है, बिकॉज दे विल बी एबल टू फाइंड वर्ड्स स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू राइट इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो एक अच्छा आइडिया है। नाउ आज में हम कुछ और खास बातें देखने वाले हैं जिनका स्पेसिफिक ताल्लुक सप्लाई चेन मैनेजमेंट से है। यानी सप्लाई चेन के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, उनसे हम डायरेक्ट एग्जांपल्स ला रहे हैं और उनमें कुछ की इश्यूज सामने आ रहे हैं। मसलन हम कोशिश कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंडस्ट्रियल सिस्टम और इन्वायरमेंटल इश्यूज के दरमियान एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर सके। यानी हम कोशिश कर रहे हैं कि एडवर्स इफेक्ट्स को कम किया जाए और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को क्रिएट किया जाए। यही सस्टेनेबिलिटी का गोल है। तो बेसिक इज टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। यानी हम जो इमिशंस हैं कार्बन की, उसको रिड्यूस करें। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये टॉप प्रायोरिटी प्रॉब्लम नजर आ रहा है सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई चेन में जहां जहां वेस्ट हो, एक्सेसिव यूज हो, याद आया क्या करना है? रीयूज करना है। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स अब फॉर एग्जांपल यूजफुल नहीं रहे इस्तेमाल के बाद, उनकी यूटिलाइजेशन खत्म हो गई है, तो अब एक वेस्ट ना बन जाए, तो व्हाट वी डू इज रीमैन्युफैक्चर में कुछ ऐड करके या उसको दोबारा से रीशिप करके हम रीमैन्युफैक्चरिंग कर सकें। वी हैव सीन अ वेव इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज ऑफ रीमैन्युफैक्चरिंग। आपको एक रिन्यूअल्ड रिफ्रेश्ड ओपिनियन नजर आता है। और रीमैन्युफैक्चरिंग जो एक जमाने में बुरा समझा जाता था, लो क्वालिटी आइटम समझे जाते हैं, अब एक एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस नजर आती है। आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखा हो रिफर्बिश्ड कार या रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स। आपने लैपटॉप में कंप्यूटर वर्ल्ड में सुना होगा। यानी वो प्रोडक्ट्स पहले यूज हो चुके हैं, फिर उनको वापस कंपनी के पास लाया गया या उनकी पार्टनर कंपनी के पास, जहाँ उन्होंने उसको इस तरीके से रिफ्रेश किया या रिफर्बिश किया, रिस्टोर किया कि वो एक अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज या आउटकम्स के काबिल हो गई। ऑफ कोर्स refurbished items may not be sold at high prices, so they are
cheaper items available with reasonable quality, तो एक रीमैन्युफैक्चरिंग का फोकस नजर आता है, या रिकंडीशनिंग का वर्ड भी यूज करते हैं। आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर रहे होते, बट आप उसकी कंडीशन को बेहतर कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स recycling is one of the very established phenomena of sustainability. हम एक ऐसे टॉपिक पे जा रहे हैं, बयान करेंगे कि हमें खास तौर पर सप्लाई चेन में कुछ ऐसे इश्यूज का सामना है जिससे वेस्ट बढ़ रहा है, और उसमें एक फिनोमेना जिसका नाम है रिवर्स फ्लोज ऑफ गुड्स। बेसिकली ऐसे गुड्स, ऐसे आइटम्स जो कंज्यूमर्स रिटर्न बैक कर देते हैं, तो वो फिर सप्लाई चेन में वापस आ रहे होते हैं, यानी सप्लाई लाइंस में वापस आ रहे होते हैं। वापस कैसे आते हैं? रिटेलर्स वापस सेंड कर रहे होते हैं टू मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, वो प्रोडक्ट्स क्यों वापस आ रहे हैं? उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी क्वालिटी में फर्क हो सकता है, यानी उसमें डिफेक्ट्स हैं जो कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को मैच नहीं कर पा रहे, या फिर कंज्यूमर समझता था कि उसमें से वो बेनिफिट्स रीप अप कर सकेगा, पर जब वो प्रोडक्ट तक पहुंचा तो वो यूटिलाइजेशन नहीं हो सकी किसी भी रीजन की बुनियाद पर। दैट्स वाई, यानी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर सका। क्वालिटी अच्छी थी, स्पेसिफिकेशन भी ठीक थी, कंज्यूमर की जो पर्पस था वो फुलफिल नहीं कर सका। तो कंज्यूमर्स ऐसे प्रोडक्ट्स को रिटर्न बैक करता है। आप उसमें रिटर्न बैक गारंटी के है, 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आप उसको वापस कर सकते हैं। कंज्यूमर खुश हो गया, उसने उसके वापस कर दिया, रिटर्न बैक कर दिया। हमारे यहाँ तो रिटर्न बैक करना एक बहुत मुश्किल एक्टिविटी है, अभी भी स्टिल हमारी कंपनीज इतनी आसानी से अलाउ नहीं करती रिटर्न बैक आइटम्स को, दे हेट इट। बट इन यूरोप एंड अमेरिका, बिकॉज कंज्यूमर के राइट्स काफी स्ट्रांग हैं, कंज्यूमर एक्सेसिव यूज करने के बाद भी प्रोडक्ट को रिटर्न बैक कर देता है, बिकॉज ये गारंटी उस कंपनी ने दी थी कि जहां कहीं प्रोडक्ट आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट ना कर सके तो आप उसको वापस कर देंगे। तो ये जो रिटर्न आइटम्स हैं, इनका काफी तादाद है, काफी नंबर है वहाँ यूरोप अमेरिका में। और कंपनीज इन प्रोडक्ट को जब टेकअप करती हैं तो आप समझें कि दिस कंट्रीब्यूट्स टू वेस्ट इन मैनी वेज है। सो इस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना हो गया हमारी सप्लाई चेन के अंदर। एक कंसर्न चैलेंज हो गया कि हमें जो रिटर्न आइटम्स आ रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स लॉजिस्टिक्स। इसको रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी बोलते हैं। 3% से 50% तक प्रोडक्ट्स रिटर्न बैक हो सकते हैं, अप टू 50% प्रोडक्ट। अच्छा, उसकी रीजन बहुत सारी हो सकती हैं, बिकॉज इनोवेशन करते करते कंपनी कभी कभी ऐसा डिफेक्ट या ऐसा इशू क्रिएट कर देती हैं जो कि इवेंचुअली उसके ओवरऑल कंपनी के इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको शायद वो ईयर्स याद ना हो, आई थिंक 2012 में शायद इशू था, या इससे पहले भी। सैमसंग ने अपना जो प्रोडक्ट है, 5 सैमसंग का जो मोबाइल है, वो सारे प्रोडक्ट्स वापस बुला लिए थे। वाई? बिकॉज जब वो प्रोडक्ट चार्ज होता था तो वो मोबाइल बेंड हो जाता था, उसकी सरफेस, यानी वो डिफेक्ट था उसके अंदर। पूरा कॉल बैक प्रोसेस किया था और रिटर्न किए थे सारे आइटम्स, कंपनी ने ले लिए थे और फिर उनको दोबारा ऑफर की थी मनी या उसके मुकाबले में डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अप टू 50% रिटर्न हो सकते हैं, और इस लिहाज से काफी लॉस का सामना भी हो सकता है। सबसे ज्यादा इसमें कंसर्न इंटरनेट पे बाइंग में, वो पिक्चर में तो बहुत ही जबरदस्त दिखता है, साइज वाइज, ड्यूरेबिलिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, लेकिन जब आपके पास पहुंचता है तो आप उसमें वो सेम चीजें अपनी एक्सपीरियंस में आपको फिट इन नहीं आती, तो इसलिए आप उसको रिटर्न बैक कर रहे होते हैं। इवन डिजिटल डिवाइसेस में जो कि बहुत हाई स्पेसिफिक्स होती हैं, स्पेसिफिकेशंस की बेसिस पे होती हैं, वो भी रिटर्न बैक हो रही होती हैं, because they look good on this picture, but once they you receive it, you find low quality items हैं, or you're below your expectations. So internet has
to this phenomena of returning back है. Therefore, these could be unwanted damage or defective items हो सकते हैं. Maybe an old वर्जन ऑफ थिंग है जो कि obsolete हो गया, खत्म हो गया, अब उसकी यूटिलाइजेशन नजर नहीं आ रही है, तो लोग उसको वापस कर रहे हैं. रिटेलर की शॉप पे पड़ा रहा, कोई उसको बाय करने नहीं आया, उसका टाइम लैप हो गया या उसकी क्वालिटी पे अब क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, तो वो भी वापस आ सकते हैं. अच्छा, फिर आप देख रहे हैं कि सेफ्टी और क्वालिटी के इश्यूज नजर आ रहे हैं. रिपेयर होने की जरूरत है, या राइट वर्ड है, सैल्वेज होने की जरूरत है. इस लिहाज से बहुत सारे रीजन नजर आ रहे हैं कि हम इन प्रोडक्ट को वापस आता देख रहे हैं. दीज आर मोस्टली कस्टमर रिटर्न्स. जनरली ये क्लाइंट या कस्टमर रिटर्न्स आइटम्स हैं, और इसमें फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक वारंटी के इश्यूज हैं, और शिपमेंट जहाँ पहुंची थी वहां नहीं पहुंची, डिले हो गई, फिर लॉस्ट हो गया, प्रोडक्ट खराब हो गया. इस तरह के इश्यूज भी हैं. बट हमारे लिए दिस एड्स टू द इश्यू ऑफ वेस्ट और excessive use और एनर्जी क्राइसिस और मेनी मोर मल्टीपल जो कि इनडायरेक्टली इसके साथ जुड़े हुए हैं. मसलन जब गुड्स वापस चलेंगे तो कार्गो और ये व्हीकल इसको लेके वापस जा रही होगी, तो वो कार्बन एमिशन कर रही होगी. फिर जब वेयर हाउसेस में रखा जाएगा तो वहाँ हमें बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा. इस वजह से हमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस का सामना है, और हम जो कोशिश कर रहे हैं कि रिड्यूस करें, रीयूज करें और रिसाइकल करें, उन फिलॉसफीज के डायरेक्ट अगेंस्ट. इस लिहाज से हमें क्या करना चाहिए, मीनी हम रिवर्स फ्लोज को कैसे मैनेज करें. दिस इज टिपिकली कमिंग, मैंने जानबूझकर ऐड किया है, शायद पहले नहीं था, क्योंकि ये हमें सप्लाई चेन के स्पेसिफिक इशू बता रहा है. जनरल बातें तो बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन हम कुछ ना कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ना चाहते हैं जो हमने स्पेसिफिक चीजें पता चले और हम प्रैक्टिकली उन चीजों को मैनेज कर रहे हो या देख पा रहे हो इनकी हम बात कर रहे हैं. तो हम अगर ये जो प्रोडक्ट्स रिटर्न आ रहे हैं, रिवर्स फ्लो आ रहा है, जो कि हमारे सप्लाई चेन पे एक बोझ डाल रहा है, एक लोड क्रिएट कर रहा है, इसको कैसे मिनिमाइज करें. इस वाले से यूनाइटेड स्टेट्स में एक रिवर्स लॉजिस्टिक्स एजुकेशनल काउंसिल है, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं विच आर ट्रू टू एनीवन इन द वर्ल्ड. दुनिया में जहां कहीं भी ऑर्गेनाइजेशंस को ये रिटर्न आइटम्स का इशू आता है और उसकी वजह से बर्डन, ओवरलोड, इन्वेंट्री नजर आता है, टिपिकल सप्लाई चेन का इशू है और सस्टेनेबिलिटी के गोल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी उसकी अचीवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये गाइडलाइंस उसके लिए इक्वली गुड हो सकती है. पहली सादा लॉजिकल गाइडलाइन आ रही है अवॉइडेंस. अवॉइडेंस इज द बेस्ट पॉलिसी. किसी भी इश्यू, किसी भी चैलेंज को टैकल करने के लिए जो सबसे अच्छी पॉलिसी होती है वो अवॉइडेंस है. हम इसलिए तो कह रहे हैं कि आप ग्रीन हाउस एमिशन ना करें, क्योंकि जब ये ग्रीन हाउस एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी. तो पहला आइडिया ये है कि अवॉइड करें हम ऐसी इश्यू को जो कि क्रिएट ही ना हो. तो क्या करें, वो कह रहे हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं ताकि वो रिटर्न ही ना हो. तो अवॉइडेंस वो कह रहे हैं कि शुड बी द बेस्ट, बट एट टाइम्स इज वेरी डिफिकल्ट. हम एरर फ्री वर्ल्ड में नहीं रहते, डिफेक्ट आ जाते हैं, इश्यूज या फॉल्ट क्रिएट हो जाती हैं. तो उसके लिए वो दूसरी स्ट्रेटजी बता रहा है कि यू शुड बी डूइंग गेट कीपिंग, यानी आपका जो मॉनिटरिंग और स्कैनिंग का सिस्टम है वो जगह जगह होना चाहिए, ताकि आप इस तरह की डिफेक्टिव आइटम्स को अपने सिस्टम से निकलने ना दें और बाद में रिटर्न ना बने. अच्छा, फिर अगर हो भी रहा है रिटर्न, उस प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन करें, यानी आप कोशिश करें कि ये रिटर्न होने का जो प्रोसेस है इसको कम किया जाए. वो कहते हैं रिडक्शन ऑफ साइकिल टाइम. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक साइकिल है जो में चल रहा है. अगर उसमें हम टाइम को, एफर्ट को मिनिमाइज कर सकें, लीन हो सकें, याद आया लीन मैनेजमेंट, लीन कर सकें, तो हम अपने वेस्ट को कम से कम कर रहे होंगे, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे होंगे, और अपनी जो लोड है इसको
मिनिमाइज कर देंगे। तो वो कह रहा है देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, या फिर स्ट्रेटेजिकली लोकेशंस पे रिटर्न सेंटर्स को डेवलप किया जाए ताकि वो इस फ्लो को मैनेज कर सके। दीज आर सम कॉमन सेंस एक्टिविटीज जो कि नजर आ रही हैं हमारे रिवर्स लॉजिस्टिक्स के इश्यू को सॉल्व करने के लिए। तो सवाल ये था, मैं वापस चल रहा हूँ अपने इनिशियल डिबेट पर ताकि इसको राउंड ऑफ कर सकूं और समझाऊं कि मैंने actually किया क्या है। मैं बता रहा था कि सस्टेनेबिलिटी को कैसे अचीव करना है सप्लाई चेन में। तो मैं ये कह रहा था कि विद इन ऑल दीज प्रोसेस हमने सस्टेनेबिलिटी की एफर्ट्स को बढ़ाना है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग में, वेयर हाउसिंग में, लॉजिस्टिक्स में, रिटेल में, कंजम्पशन में भी, की एरियाज ऑफ दी सप्लाई चेन। इसमें हमने कोशिश करनी है वेस्ट कम हो, पोल्यूशन ना क्रिएट हो, हार्मफुल इफेक्ट ना आए। अच्छा, ये यहाँ यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बायो प्रोडक्ट्स के हवाले से बहुत सारी डिबेट हो रही है। यानी आपने सुना होगा स्मॉग में जो पाकिस्तान में जो स्मॉग का बड़ा इशू था, वो उसके हवाले से भी कंसर्न थी कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको हम बंद करते हैं तो स्मॉग में कंट्रीब्यूट करता है। बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, यहाँ जहाँ जहाँ फार्मर्स अपनी क्रॉप के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको जलाते हैं तो उसकी वजह से स्मॉग में कंट्रीब्यूशन होती है, विच इज वॉज वेरी लॉजिकल। बिकॉज जरा सा मौसम चेंज होता है और वो आपकी जो फॉग होती है उसके अंदर डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, और जो जो एस्पेक्ट हमारे बाई प्रोडक्ट की बर्निंग के हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही स्पेसिफिक आइडियाज हम वहां से पिकअप कर रहे थे। तो लॉजिस्टिक्स के हवाले से एक तो मैंने आपको रिसोर्स बता दिया, और फिर मैंने आपको लॉजिस्टिक्स के हवाले से एक बड़ा इश्यू बताया विच वाज इश्यू ऑफ रिटर्न बैक आइटम्स हैं, रिवर्स लॉजिस्टिक्स। आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ नियर पेपर है। तो देखिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि राइट अ क्विक समरी ऑन सप्लाई सस्टेनेबल सप्लाई चेन, व्हाट इज इट्स फोकस, व्हाई इट इज now a hot topic, why it is one of the major pillars of sustainability, corporate environmental sustainability, because one of the major source of adverse effect, यानी जो environmental issues हैं वो supply chain से जुड़े हुए हैं मैक्सिमम, इसकी वजह से हमें ये राइज होता नजर आ रहा है। what जब ये समरी लिख दें आप तो what आर स्पेसिफिक इश्यूज इन दी सप्लाई चेन, तो आप रिवर्स लॉजिस्टिक्स के हवाले से, रिटर्न आइटम्स के हवाले से इस इशू को बता सकते हैं। बिकॉज हम 3 Rs करने की कोशिश कर रहे हैं। रिड्यूस, यानी हम कोशिश करें कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, रीयूज या रीसाइकल, और जब हम रिवर्स प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम इन्वेंटरी को फिर बढ़ा रहे हैं, उसको मैनेज करने के हवाले से एफर्ट को बढ़ा रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे सस्टेनेबिलिटी की गोल के बिल्कुल एंटी है, अगेंस्ट है। दैट्स वाई इट इज अ मेजर कंसर्न है, एंड दैट्स वाई हमने देखा कि दुनिया में ये इशू बढ़ता जा रहा है, और उसको मैनेज करने के हवाले से कुछ की स्ट्रेटजीज आपके सामने आ रही हैं ताकि हम अपनी supply chain को, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बना सकें, और ये जो इश्यूज हैं इनको टैकल किया जा सके बिफोर दे बिकम बिगर, ब्राइटर एंड डिफिकल्ट टू मैनेज, और वो फिर ग्रेटर इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हों। आई होप आज के सेशन में हमने फिर एक इजी और सिंपल तरीके से सप्लाई चेन की कुछ एस्पेक्ट्स, और होपफुली जब हम कल वापस आ रहे हैं तो मैं फिर इसके कुछ थॉटफुल या स्ट्रेटेजिक पार्ट्स पे जा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक और आने वाला टॉपिक जो है वो उससे जुड़े हुए हैं, रिक्वायर्स अ कम्प्रिहेंसिव। और ये जो ग्रेटर सप्लाई चेन की स्ट्रेटेजी है, कहते हैं दी ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटेजी इन लाइट ऑफ द कंपनी स्ट्रेटेजी, उस हवाले से टॉपिक को लेकर चलेगा और देखेगा कि इससे पहले जो कंपनीज करती आ रही थी वो अब काफी नहीं है। यानी जो रेगुलेशंस के हिसाब से और गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से कर रही थी वो बस मिनिमम एफर्ट है। दैट्स व्हाई उसको कह रहे हैं एक रिएक्टिव और डिफेंसिव अप्रोच है। टॉप लीडर्स, द कॉर्पोरेट लीडर्स इन द एनवायरमेंटल कंसर्न्स, वो होंगी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के कंट्रीब्यूटर्स, वो होंगे, वो कंपनीज होंगी जो
अकोमोडेटिव स्ट्रेटजीज कर रही होंगी। इस हवाले से मैं ये फ्रेमवर्क लाया हूँ, ये वाला जिसके डिस्कशन हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं। इसमें कोशिश ये है कि इंटीग्रेट हो जाए सिस्टमेटिक गोल्स किससे, सप्लाई चेन के ओवरऑल गोल्स के साथ। बट ऐसा करने के लिए आप देख रहे हैं पूरा एक मैकेनिज्म, एक फ्रेमवर्क, एक गाइडलाइन, एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी रिक्वायर्ड है कंपनी से। वो उसमें से जितनी एफर्ट कर सकें, जहां जहां इंप्रूवमेंट ला सकें, ये इस फ्रेमवर्क का फोकस है। वो ट्रू सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशंस तब बनेंगी, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कॉर्पोरेट तब बनेंगी जब वो इस फ्रेमवर्क के मैक्सिमम आइटम्स पे अचीवमेंट्स कर रही होंगी, परफॉर्मेंस कर रही होंगी। तब जाकर उनकी जो सप्लाई चेन है वो सस्टेनेबल सप्लाई चेन होंगी, उन पर कंसर्न कम से कम होंगे, उन पर ट्रस्ट लोगों का ज्यादा से ज्यादा होगा, और उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ कंज्यूमर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़ना चाहेंगे, ताकि उन पर कम से कम रेगुलेशंस हो, रिस्ट्रिक्शंस हो, और गवर्नमेंट जो है वो उन पर कॉन्फिडेंस करे। यानी फ्यूचर का बिजनेस तभी फ्लरिश होगा, ऐसे रेजिलियंट बिजनेसेस जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव कर पा रहे होंगे, स्पेसिफिकली इन दी सप्लाई चेन। दैट्स इट, टुडे वी हैव लेस देन अ मिनट इनटू दिस सेशन है। हम कल वापस आ रहे हैं, फिर इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, और फिर इसमें से कुछ आइडियाज और गाइडलाइंस लेने के बाद कुछ की चैलेंजेस और बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि आगे नजर आ रहे हैं। तो इवेंचुअली हमारी डिबेट जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स को टच करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम गवर्नेंस के इशू को भी टच करेंगे, हम देखेंगे कि वॉलंटरीनेस, डिस्क्रिशनरी एफर्ट कैसे होनी, हम एक कंप्लाइंस के वर्ल्ड से वॉलंटरी स्टैंडर्ड की तरफ क्यों चले गए हैं, ये क्यों जाना चाहिए। इसके बाद वो रिएक्टिव स्ट्रेटजी से प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहा है, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर पार्टनरशिप्स का क्या रोल है, आने वाले सेशन में हम इस पे कंप्रिहेंसिव डिस्कशन करने वाले हैं। सी यू इंशाल्लाह टुमारो एट वेरी सिमिलर टाइम है।